सभी राज्यों में ऐसी कार्यशाला आयोजित की जा रही है। मैं आभारी हूँ श्री आनंद मोहन शरण जी का, ACS IT विभाग, जो हरियाणा में आधार परियोजना को कुशल नेतृत्व दे रहे हैं। हमारे बीच मैडम केशनी आनंद अरोड़ा भी हैं, जिन्होंने हमारे आधार क्षेत्रीय कार्यालय को स्थापित करने में और फिर बतौर मुख्य सचिव हरियाणा आधार का प्रसार बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारियों, सहयोगियों और साथियों का आधार उपयोग को सरल बनाने और बढ़ाने के हेतु आयोजित इस कार्यशाला में हार्दिक अभिनंदन है। अब मैं डॉक्टर सौरभ गर्ग से अनुरोध करूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी का रस्मी स्वागत करें। सर आज भारत के कोई पहचान नहीं, वहाँ आज नवजात का भी आधार है। जहाँ पहले दूर दराज के क्षेत्रों में बैंकिंग लगभग असंभव थी, आज आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम से ये भी संभव है। जहाँ पहले फर्जी को पहचानना मुश्किल था, वहाँ आज बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक बेस्ड सिस्टम से वो परेशानी भी दूर हो गई है। जहाँ पहले बिचौलिए थे, वहाँ आज आधार पेमेंट ब्रिज से पैसे सीधे बैंक खातों में आने लगे हैं। आज आधार से जुड़ी सेवाएं हजारों बैंक शाखाओं, डाकघरों, BSNL केंद्रों, राज्य सरकार के दफ्तरों में उपलब्ध हैं। इन केंद्रों पर प्रतिदिन लाखों लोग अपना आधार नामांकन करते हैं एवं आधार अपडेट भी करवाते हैं। इन केंद्रों पर 5 एवं 15 साल के बच्चों का मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट होता है। क्या लगता है ये सब कुछ बड़ी आसानी से हो गया होगा? भारत जैसे विशाल देश में आधार को इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं था। सबसे बड़ी चुनौती थी 130 करोड़ लोगों तक पहुंचना, जिसे आसान बनाया राज्य सरकारों, बैंक गांव जाकर आधार एनरोलमेंट कैंप्स लगाए गए। एक सुदृढ़ इकोसिस्टम तैयार किया गया, जिससे न सिर्फ करोड़ों लोगों के आधार कार्ड बने, बल्कि बहुत कम समय में कई बड़े परिवर्तन भी आए। अब शायद आप बोले, एक साधारण ID कार्ड भी तो है आधार, तो चलो मान लेते हैं ये एक साधारण कार्ड है। पहले फर्जी थे, वो अब डरने लगे हैं। जो पहले कमजोर थे, वो अब सशक्त बने हैं। जो पहले फर्जी लाभार्थी थे, वो अब पकड़े गए हैं। जो सरकारी पैसा पहले भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था, वो पैसा अब पूरा बच रहा है। जो पहले अपने अधिकारों से वंचित थे, वो अब हकदार बन गए हैं। जो पहले खो गए थे, वो अब अपनों से मिल गए हैं। सरकारी धन की लीकेज कहां से होती है, ये कहां जाता है, किसके खाते में जाता है, ऐसे कई सारे सवालों के जवाब मिले हैं आधार से। एक सवाल उठा होगा आपके दिमाग में, आधार अपना लो। आधार, मेरा आधार, मेरी पहचान। भारत सरकार से आए हुए वरिष्ठ अधिकारी और डिपार्टमेंट्स, रजिस्ट्रार्स, एनरोलमेंट एजेंसीज और अदर फील्ड फंक्शनरीज से आए हुए अधिकारीगण, मैं सबसे पहले तो बहुत आभारी हूँ मुख्यमंत्री साहब का कि उन्होंने आज इस आधार वर्कशॉप में आने के लिए समय निकाला। इस तरह की वर्कशॉप हम हर स्टेट में कर रहे हैं और इसके 2-3 मुख्य उद्देश्य से ये कर रहे हैं। आपने अभी मूवी तो देखी जिसमें पिछले 10 सालों का 2010 से जब चालू हुआ आधार, उसका क्या प्रोग्रेस है, क्या बेनिफिट्स मिल पाए हैं, किस तरह का यूसेज है, उसके बारे में तो आपने सुना ही। मैं इस वर्कशॉप के बारे में 2-3 मुख्य पहलू के बारे में बोलना चाहूँगा। प्रथम यह है कि पिछले 10 सालों के बाद आज हम उस स्तर पे आ गए हैं कि भारत में जो भी अडल्ट है, एनीवन ओवर 18 इयर्स ऑफ एज रेजिडेंट है, उसका आधार बन चुका है। वी हैव रीच्ड 100% एनरोलमेंट ऑफ अडल्ट
रेजिडेंस इन इंडिया। और ये ही एक बहुत बड़ा स्टेप तक हम पहुँचे हैं, और एक मैं बोलूँगा वाटरशेड मोमेंट है कि अब हम कोई स्कीम या प्रोग्राम अगर हम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो उसका यूनिवर्सलाइजेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो द फर्स्ट issue which I just want to highlight is that we have reached 100% enrollment for adults. Even अगर ओवरऑल देखा जाए हम करीब 92-93% पे हैं। डिपार्टमेंट के साथ हमारा प्रयत्न जारी है कि किस हिसाब से आंगनवाड़ी में हो कि स्कूल में हो कि अस्पताल में एनी टाइम ऑफ बर्थ हो, वो बच्चों का भी रजिस्ट्रेशन हो सके। लेकिन ये एक बहुत बड़ी इस स्टेप पे आने के लिए वी कैन कंट्रीब्यूट फर्दर। जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं ईज ऑफ लिविंग, जो ईज ऑफ लिविंग का विजन है उसमें आधार किस हिसाब से और भाग्यशाली भाग उस दिशा में और क्या क्या हम कर सकते हैं। तो इस ईज ऑफ लिविंग का जो विजन को लेके हमारा यही प्रयत्न है कि जितनी भी बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम है, स्टेट गवर्नमेंट ने भी बताया, एक तो डीडुप्लीकेशन है कि सेम बेनिफिट विल नॉट गो ट्वाइस टू द सेम पर्सन। दूसरा है ग्रोस बेनिफिशरीज कि अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता लेकिन उसका नाम है बेनिफिशरी, जिसमें वो निकल जाएगा। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड इज बेटर टारगेटिंग। आधार पेमेंट ब्रिज के थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर सकते हैं इनटू द बैंक अकाउंट। एंड चाहिए इन टर्म्स ऑफ द ईज ऑफ लिविंग जो मैंने बोला, उस विजन में दीज आर डेफिनेटली नॉट एनी हिंड्रेंसेस। और लास्ट में मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि वी हैव इंट्रोड्यूस्ड वेरियस अदर बेनिफिट लाइक फेस ऑथेंटिकेशन हमने इंट्रोड्यूस किया है। ऑफलाइन वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं जिस जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है तो वहाँ पे they are among the best in class, not only in India but globally, and that is the standard that we would continue to remain, and that is why a lot of other countries are also now approaching us, especially from Asia and Africa, that they want to have the Aadhaar kind of architecture to implement a digital identity. There have been studies done कि legal identity के जरिए से the benefits to the economy are anytime between 3 to 3% of the GDP, because of the empowerment it gives, because of the vulnerable people being able to say who I am without any problems, कि मैं कौन हूँ, ये prove करने के लिए लोगों को, and especially at the vulnerable part, at the bottom of the pyramid, उनको कोई अब चिंता नहीं है। तो मैं ये कह के फिर से मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के वरिष्ठ अधिकारी आए हैं। ऑफ कोर्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हु हैज ऑलवेज बीन अ सपोर्टर ऑफ आधार जी आउट हियर। थैंक यू सो मच। And the innovative use of Aadhaar in two case studies we will present. So as you know that Aadhaar is just not another ID, it is a digital identity number which establishes the unique identity of every individual based on the biometrics and limited demographic details. So Aadhaar provides simplistic solutions with minimum data, optical ignorance and federated database. These are the three principles which we followed while in the design of the Aadhaar. It is portable, online authentication anytime, anywhere across the country is possible. Security and privacy of information is maintained all through because the consent of the Aadhaar holders is most important. So Aadhaar is deeply embedded in residents' lives. We see in every sector Aadhaar is there. We have made lakhs of crores of savings in Aadhaar. So I'll just go through some of the online services now we have enabled through Aadhaar ecosystem so that it is easy for the people to update their Aadhaar.
So this is myaadhar.uidi.gov.in. So this is the online portal. If your mobile number is registered in Aadhaar, then you can avail a number of services, like you can download your Aadhaar. So like the residents can update their name twice with minor changes only, date of birth once, gender once, and address can be updated n number of times through the online services itself, provided your mobile number is registered in Aadhaar. And every time some change is made, you get a message. So authentication and verification of any Aadhaar number can be checked through the online portal itself. So this is the kind of details that it will give you. That what is the age band, gender, so some idea about that yes, this Aadhaar number is valid, and these are some parameters about it. So likewise, if you want to know that which bank account is mapped with my Aadhaar number, so on our portal, you enter your Aadhaar number, there will be an OTP verification, and it will give you that, this is your bank linking status is active, and which bank is linked with you. So we have this mAadhaar app, which is getting popular day by day. You can carry your ID card on mAadhaar itself. You can update your address. You can locate the nearest Aadhaar Kendra. You can book an appointment. If you have requested for an update, you can check your status. You can access the QR code scanner is there. You can lock, unlock your Aadhaar, and any kind of support also. There is a chatbot facility there. अगर आपको अपने आधार का स्टेटस चेक करवाना है, अगर आपको अपने आधार में पता बदलवाना है, अगर आपका आधार खो गया है और ई-आधार डाउनलोड करना है या आधार रीप्रिंट करवाना है, ये सभी काम mAadhaar से कर सकते हैं। अपना मोबाइल नंबर अपने आधार के साथ जरूर लिंक करवाएं और घर बैठे सारी सुविधा पाएं। mAadhaar में अपने परिवार के सदस्यों का भी प्रोफाइल रख सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर और iOS से डाउनलोड करें mAadhaar ऐप। मेरा आधार मेरी पहचान। अगर आपको अपने So who can ask for Aadhaar? So for online authentication, so there is a law has to be framed by the parliament. It should be in the interest of the state, or for a purpose the central government in consultation with the UIDAI is prescribed, or it should definitely the organization must fulfill standards of privacy and security. So for the state governments, it is section 7 and 44B2. Section 7 is for all benefits, subsidies and transfers for social welfare things, and 44B2 is for the good governance provisions. So 44B1 is again by the law of parliament, it is voluntary use, and section 47 wherein, with the PAN linking and the GSTN, that is a mandatory use of Aadhaar is given. So I'll primarily focus on section 7 and section 44B2. So as we know that section 7, state of Haryana has notified 73 schemes under section 7. So there is a draft format that we give. So every department which uses Aadhaar for the transfer of any kind of benefit or subsidy, they must just fill that up and get it vetted by the legal department and notify it in the public gazette. So, but in any case, we say that it should be definitely a benefit subsidy. Earning is not a matter of right, and no child can be denied any kind of a benefit in case they are not enrolled in the Aadhaar. So these are some of the Government of India schemes, and which also says that in case you have to issue some different certificates. So this is something recent. 11th of August it came up. Some different certificates are to be issued by various departments or agencies to determine the eligibility of the beneficiaries. Then they also get covered under section 7. Like say you want to give a residence certificate or an SC certificate, and then they have to get a scholarship. So they are very well covered under section 7. There was some confusion in the state government, so this is something recent. Then, under 44B2, we built up this good governance tool, and Haryana state is very much aware because Parivar Pehchan Patra and then your skill development mission, and there are 4 schemes which state of Haryana has notified under section under this good governance tool, which is 44B2, that you can use Aadhaar for good governance, social welfare benefits like from construction workers, also benefits we started using under 44B2, and for any innovative purpose. For that, any state or any department has to give the description of the proposal, some justification, who is going to be your authentication agency, authentication user agency, what is going to be your technological architecture, how are you going to ensure the security and privacy, and there has to be one nodal officer. So these are some of the parameters which are required in the design of any scheme. Otherwise, the regional office is always there to assist you.
So we say that, that beneficiaries of Aadhaar, so we mainly use this for deduplication of beneficiaries, eliminate the ghost beneficiaries and identify the right beneficiaries, as my CEO sir just said that. And authentication, it could be one time in case some maternity benefits are to be given. It could be annually, like for pensions, people have to authenticate annually their liveness certificate. Or it could be at the time, multiple times, like for the delivery of benefits like PDS. So Aadhaar authentication, we all know it, that it could be either a yes-no form or it could be detailed eKYC. So, but now it doesn't mean that nobody else can ask for my Aadhaar apart from these agencies. So I can give my Aadhaar voluntarily to anybody, and when somebody else who is not authorized by an act of parliament is using it, we call them offline verification seeking identity. Like I go to a hotel, I check in, I give my Aadhaar card. So but any offline verification seeking agency, they have to also comply with an Aadhaar Act. So they must also maintain the privacy and the secrecy of the document. Though I, as a resident, I have the free will to offer my Aadhaar as an identity proof. The other agency accepting it, they must also store it with utmost care. So we have another form like, so e-Aadhaar can be downloaded. I can present my e-Aadhaar. There's also one paperless offline eKYC form. It's an XML file. So voluntarily, I can give that file to as many people I want with a shared code. So that the other party can open that file, so that all happens in the offline mode. So this also helps in areas where the online authentication may not be possible. So as I said, that anybody can use it. No license is required from the UIDAI for offline verification. So then we also have a secure QR code on an Aadhaar card. So if you scan it, there's a QR code reader also on an Aadhaar, so you can also see all the details of the person. The resident name, date of birth, gender, address, photograph, so you can see everything. So we keep on getting lots of queries from people, to verify an Aadhaar. So you don't have to come to us, you can just scan the QR code and you will get the details. And no denial of services there in case of voluntary use of Aadhaar. So if there is no Aadhaar with somebody, we cannot deny services. So what we are supposed to do is, one is an alternate ID card, yes, and if possible, we should facilitate the person to get enrolled in Aadhaar, especially if it's a child, because many children, our penetration is low. So we should be, and the differently abled or the bedridden people, the state is supposed to provide a facility so that people can be enrolled in Aadhaar. And but if authentication fails, so many times we hear that the fingerprints are not working. So what do we do then? So we are also promoting use of iris scanners. That's a single iris use, so that even in the PDS shops in Uttar Pradesh, they have enabled every PDS shop with an iris scanner, so that the people can be authenticated properly. So an offline authentication, like I said, QR code scanning can be used. Mobile-based OTP authentication can be done. The services can be provided, and now UIDAI is also going for FIR, FMR technology, which also checks the liveliness of the fingers. We keep on hearing a lot of cases, like I was speaking to Mashankar sir the previous day, that many people are using gummy fingers. So the new Aadhaar technology, we are going for this FIR, FMR, so that we also get to know whether it is a live finger or not. So the finger or success rate is also improving because of this. And recently UIDAI has launched this Face Auth application. So this is an Android-based mobile app, and it is based on the AI/ML technology. So the facial image which is stored in the Aadhaar database, so it matches the person's live face with that. It is not like you can compare a photograph, it should be a live face to be matched with the Aadhaar database. And it is a secure transaction. You don't need any extra device on any mobile phone. This can be operated. And I will now dwell on some of the recent initiatives, which UIDAI took to strengthen Aadhaar and to also encourage the usage. So the most importantly which has come up is document updation, which we say that the people who have made their Aadhaar 10 years back and they have not done any kind of transaction on Aadhaar, any updations on Aadhaar for the last 10 years. So we are telling them, that you come and give some document as a proof of your identity and address and update your document in your Aadhaar. So we have in the beginning, 40 districts have been selected in the country. Gurugram and Faridabad are our pilot districts in Haryana.
So all the registrars, which is the IT department in Haryana, they have been asked to procure RT devices and special updation camps to be held. So people can upload their documents through the My Aadhaar portal, or they can visit an Aadhaar center over there. So people can validate their details. So if people have been using their Aadhaar frequently, they don't have to go for it. But people who have made their Aadhaar long back and they've just forgotten about it, so we are telling them that you come and get your Aadhaar updated, the document updation part. So this is also a letter which has come from the Secretary Mighty to all the population. So now for the further adult enrollment, to avoid that there are not illegal immigrants or people are not doing wrong things, getting their Aadhaar enrollment. So we are making that process more stricter. So for any adult enrollment above 18 years of age, so that enrollment data would go to a state portal which is under development, and the state government through its channels will verify the credentials of that person. That person is giving some document as a proof of identity and address. Within 30 days, the state reverts back to UIDAI, and then the Aadhaar gets generated. So generating an Aadhaar after 18 years of age will become difficult. Basically, we are also encouraging that we should have a full Aadhaar coverage for children while they are in the schools itself. And likewise, we are also insisting upon district level monitoring committees. That districts should see that if there are some areas where the coverage has not been done, or people are not getting adequate services, or some kind of a gummy finger fraud is happening, or some wrong activities being reported in your district. We have a UIDAI implementation committee at the state level, which is chaired by the CS. We have a UIDAI implementation committee at the state level, which is chaired by the CS. And in Haryana, we often have connected with the deputy commissioners also during these meetings through VCs. But now we have specifically said that we should have a district level monitoring committee, which is chaired by the district magistrate. So UIDAI will be the facilitating thing. Aadhaar is the state government's baby. So you should be responsible for the cleanliness of the data of your district. Then this is about the data sharing. So as I mentioned that, so state government and the central government are now treated as a single entity. Earlier, from one scheme to the other scheme, the data transfer was always an issue. Now we said that the central government or state government is one single entity. If the state has to design another scheme, they can use the data of the PDS for the purpose, like the Parivar Pehchan Patra, you did a whole data collection exercise against them. So now we are saying you need not do that. You can use the PDS database, but then for giving the benefits of another scheme, at that time you should take the consent of the resident. And another provision which we have made is a broad-based consent. That once you are giving some benefit to a person, you can take the broad-based consent that for all the present and the future schemes of the government, you are willing that your Aadhaar can be used. At the same time, a person can withdraw this consent at any point of time. But this is also a provision now made in the law. So these are some of the ways in which the data sharing can happen. So within the state government or the central government, full Aadhaar data can be shared. Between the central and the state, or between the two different states, we say masked Aadhaar should be shared. And if the state and the central government are implementing the same scheme, then yes, the state and central can share the data of the Aadhaar of those schemes beneficiaries. Anything, These are some of the things sometimes becomes difficult to say. Consent of the Aadhaar holder is not required. So we are saying that for the purpose of the scheme, you can use the database, you design your scheme, but when you are giving the benefit, at that time the consent is a must. Sharing with other departments, the So, beneficiary may not consent to it. I have given my Aadhaar only for ration cards. I have not given my Aadhaar say for other benefits or other departments. so. Where the privacy issues, voter rights or violation of So the thing is that because state is one entity, so within the state they can share the data. So but in case you have to give the benefit of another scheme, at that point you should have a consent from the holder. So if the other department has to give any benefit, at that time the consent is required. My question is very different. If the beneficiary is giving Aadhaar number to you, he is giving it to you only for one purpose. So. To expand it to all other purposes, maybe have the question answered in the end. So the authentication charges, though it was always free for the state government, so now for the telecom companies also the authentication charges for the banks have also been reduced.
so that they can easily use Aadhaar authentication. So I'm going to present, two case studies from two states of Maharashtra and Karnataka, how they are using Aadhaar, because it is different from So in Maharashtra, at the sub-registrar's office, if somebody comes to get a sale deed registered, they need not carry with them the witnesses. They just authenticate using their Aadhaar number and they register a deed. So they do the eKYC and they register the deed. And beyond this, they have gone that in case of rent deeds, which are low-hanging fruits, it is low risk because there is no money transaction happening. So anybody can sit at the convenience of their home with two witnesses over there. So they have an app developed. So people, they have a document, template made. So people can also add additional conditions to it. So they say, okay, this is their property, I am giving it to rent to somebody else. So this kind of document, people can do it from their home anytime, even from Maharashtra, or they can do it outside the state or outside the country. So they can put on their database, and the next day when the sub-registrar comes to the office, so he sees their database. So the Aadhaar eKYC has happened. He checks that X person is X only. So he validates them that through eKYC that the identities of the person is correct, and then they do the registration of those documents. So only for the case of rent deeds, which they call it legal license, and for the first sale agreement which happens from a RERA registered developer. So because they have lot of some 10,000 RERA registered developers. So they have said the first time when the sale happens, so they have made those developers also as sub-registrars. From their office only, people can get that registered. So this process started way back in 2014, and today it has gained so much of momentum, especially during the Aadhaar days, that people do not have to come to the office, that they are saying that almost 20 to 30% of rush in the sub-registrar's offices has reduced. So this year they are expecting that only in rent documents, around 1 million rent documents are going to be registered of people's online registration. Means people will be doing it from their home itself. So means 4 million people have avoided coming to the office. So they are just, the basis of this is all eKYC through Aadhaar. So this was the legal changes which they made, sir, e-registration rules in 2013, where they enabled Aadhaar authentication, and then physical appearance is not required. They made an amendment in the Registration Act. And in stock format, the ease of storage and portability of the document is easier. Legally compliant, digitally signed biometric authentication is done by the sub-registrar, and it is also acceptable by banks for hypothecation, for raising loans and other government authorities. So in Karnataka, this is the farmers database which they have made. So it's about 80 lakh farmers. They have all connected it to their Bhumi, which is the land database, which is all GIS map, and they have also connected it to their crop survey system. So they have enrolled some 30 lakh youth, and they do this GIS-based crop survey. So these are the details which are contained in their databases. The crop details survey, they do it thrice in a year. So even a farmer can stand, near the survey number, say 38, so he stands near the survey number, he clicks the photograph, so the coordinates of that person from where he is clicking the picture, it goes into their app, and then they check the coordinates of the farm, and then somebody has to validate it. Some department, agriculture, horticulture, or the revenue department has to validate those details that the crop survey is correct, and otherwise 90% of the job is done by these trained youth who are private entrepreneurs. And they give them some incentive also per farm, some 20 rupees they give them for every crop survey to be done. And so this is how they are doing it. So they have this DBT portal. So UIDAI Aadhaar ensures that there is a uniqueness in every farmer's land, and every farmer is connected to all the pieces of land which they own in the state. And through the DBT, they also transfer the benefits into the farmer's account. They also, and so they have this data related to their kutum. Kutum is their Parivar Pehchan Patra, equivalent to that. So anytime when they have to give some, these are kind of the photographs which they click, so the date and the time stamping and the coordinates come into their app. So farmers are really benefited. So again, the entitlement based benefits they give, just like we planned for Haryana also.
So even the MSP, when farmer comes with their crop produce for taking an MSP, so they determine that this was the ownership of the farmer. So there is no trading basically, no interstate trading or something wrong is happening. So they ensure that this was the yield of that crop in that area and how much of quantity he must have produced. So they match it and then they deliver that money to the MSP. They also keep on guiding through the soil health, weather data, and even for the bank hypothecation, like people have to take the crop loans, etc. So they also, even for the crop insurance. So if some farmer gives an application for crop insurance, so the insurance companies validate from the department that what is the crop which the farmer has been sowing. So it is not like that I can take insurance for coffee while I am growing paddy. So they also validate the data through the crop service. So the strength of the system has been the crop survey system, which they are doing it very regularly and for 3 crops in a year. So government officers are also happy, so because nobody can raise any allegations of misuse or favoritism, and real time they can forecast the food grain production shortage. So these are some entitlement-based benefits and the efficiencies which came into their system. This is not the farmer thing example, but like the flooding of the houses happened in Bangalore, and CM announces the compensation, they linked to their DBT portal, and within a week they dispersed of the money. So likewise, so they had a scheme. Now they have some 7 or 8 such schemes. Like they would say that SC families to get free power. So from their Kutum database, they will find out. Like this example, so they said girls' families or farmer families studying in classes 8 to 12 to be given this. So they have the student database, they have the Kutum database, they have the farmers database. So they will take out the, through the Venn diagram, what is the eligible subset, then validate it. So these are some of the other examples from other states. I'm not going into these details. So this is, we can never forget, sir, in May 2015 when KSK ma'am was here and Aadhaar linked birth registration was launched by Haryana. This is one reason that today Haryana is 5% also, sir. We really need to catch up again with that. So now, sir, this ALGR is being replicated in other states also. So we have done it already in Himachal Pradesh, Chandigarh, UP is picking it up faster with other states, J&K is all set, and many other states also are picking it up. So in Haryana, as a unique online digital ID of residents for various state government initiatives like the Parivar Pehchan Patra, DBT, PDS, and departments like Treasury, Citizen Resource Information Department, जो कि नया बनाया गया है, Labor Department, Women and Child Department, Chief Registrar of Births and Deaths, Revenue, etc. DITEC is acting as a global authentication agency for the state of Haryana and is extending Aadhaar authentication services to state entities after getting them registered as a sub-entity with DITEC. थोड़े से ये achievements हैं. Haryana is a top performing states in the overall percentage of Aadhaar enrollment update status. More than 72,000 enrollment done in the last 30 days. More than 2,000 kits, tablets operational. 9 enrollment updation per day per kit. And this is the data of some of the departments. DITEC is facilitating various departments for notification of the services, जो भावना जी ने पहले कहा, under 2 sections, Section 7 or Section 44D, which is for good governance initiatives. DITEC is the nodal department. It is also facilitating departments to notify their services regarding the use of Aadhaar authentication. Issue हो चुकी है, एक pending है जो कि वो भी जल्दी हो जाएगी. These are the various departments which are availing Aadhaar user authentication, जिनकी notifications भी issue हो चुकी है. लगभग ये सभी major 21 महकमे हैं covering different schemes.
जिन महकमों की थोड़ी सी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस कल्याण निगम, हार्ट्रॉन, SC फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, पुलिस डिपार्टमेंट, ट्रेजरी एंड अकाउंट, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग. Haryana is the first and the only state in the country to extend Aadhaar authentication services to a bank. Haryana State Cooperative Apex Bank, Ecobank plus the 19 district level central cooperative banks as a commercial entity in banking domain are availing Aadhaar for count of transaction per entity. Under the Prevention of Money Laundering Act, no separate approval is required. Notification exempted from Aadhaar authentication. This is a rough transaction status. अभी तक 5.94 crore Aadhaar authentication transaction count which has been done. In short, the technology landscape for Aadhaar in Haryana, if we see the software, new solution has been developed by the state e-governance mission team to implement Aadhaar user authentication services, can keep track of department services, service-wise transactions. If we look at the infrastructure and security upgrade, computer storage, service load balancing to distribute the traffic evenly across a group of application servers, dedicated servers for Aadhaar system in progress है, enhanced storage to maintain logs. भावना जी ने भी अपनी ओर से अच्छी प्रेजेंटेशन दी है. हमारे ACS आनंद मोहन शरण जी ने भी हरियाणा की जो उपलब्धि है वो सब बताई है. जैसा बताया कि ये विषय ऐसा है जो देश के बाकी चीफ मिनिस्टर्स भी बहुत ऐसे हैं जो इन विषयों में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं तो इतना ही कहूँगा, इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट. मैं इसको ऐसे ही एक बार कुरुक्षेत्र में गया था, तो कुरुक्षेत्र हमारा आजकल जिससे प्रसिद्ध है, भगवान कृष्ण जी ने वहाँ गीता का संदेश दिया था अर्जुन जी को, और अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के कार्यक्रम हम हर वर्ष करते हैं. तो वहाँ डिजिटलाइजेशन की भी बात चल पड़ी. तो डिजिटलाइजेशन की जब बात चली तो ध्यान में आया कि हमको इसको गीता के साथ कैसे जोड़ना है. तो बहुत आसानी से जुड़ गया. डिजिटल DIGITAL, अगर हम उसको DI इधर छोड़ दे, L उधर छोड़ दे, तो बीच में बन जाता है गीता, और DIL को जोड़ दे तो बनता है दिल. तो दिल के अंदर गीता है, वो डिजिटल है. ऐसे एक सहज प्रेरणा के नाते से अगर विषय को हम आम आदमी को समझाते हैं, तो डिजिटलाइजेशन भी एक सुशासन के नाते से जिसका उपयोग है, और वो सुशासन गीता का अगर सार हम समझें, जो उसमें एक प्रेरणा मिलती है हमको, एक जीवन की सार्थकता, शुद्धता और एक अच्छे इंसान को, नागरिक को बनाने के लिए जो हमको शिक्षा मिलती है, उसका अगर जीवन में उतारने के लिए कोई साधन है तो वो डिजिटलाइजेशन है. और इस डिजिटलाइजेशन के माध्यम से अपने देश में बहुत काम हो रहे हैं. आधार इज वन ऑफ देम. और दुनिया आश्चर्यचकित है कि 134 करोड़ लोगों का एक UID के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन होना, इतना बड़ा डाटाबेस शायद दुनिया के किसी और देश ने अभी क्रिएट नहीं किया होगा. इट्स अ वंडरफुल अचीवमेंट. और उसको चूंकि ये हर नई जो चीज होती है वो इवॉल्व होती है. इवोल्यूशन में समय समय पर कुछ कठिनाइयां भी आती हैं, कुछ में समय के हिसाब से चेंजेस भी होती हैं. उस फेज में हम लगातार चल रहे हैं, लगे हुए हैं. आज भी अगर मैं कहूं कि आधार का बहुत बड़ा उपयोग है, बहुत बड़ी एक सफल कहानी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कमियां भी आज भी ध्यान में आती हैं. यानी आधार, इसमें जो अनवांटेड लोग हैं वो भी आधार बनवा रहे हैं, और कहीं कहीं डबलिंग भी हो रही है. एक आधार के बारे में हमको एक
डाटा बताया गया कि महिला ने अलग अलग एड्रेसेस पर अलग अलग शक्ल बना के और अपने डजन जो आधार नंबर बनवाए हुए हैं। अब वो शक्ल भी शायद नहीं पहचान पाई होगी वो हमारी मशीन, और एड्रेस चेंज करना बड़ा आसान है, नाम चेंज करना बड़ा आसान है। बायोमेट्रिक्स, कष्ट की बात यह है कि बायोमेट्रिक्स भी फेल हो चुका है। बायोमेट्रिक्स में भी कितने, वो कहते हैं कि जो रिसर्च होती है, रिसर्च जो अच्छे इनोवेटिव आइडियाज के लिए इसका उपयोग होता ही है, लेकिन मिसक्रिएंट्स भी उसी का उपयोग कर लेते हैं। तो फिंगरप्रिंट्स भी नकली आ गए हैं। थंब इंप्रेशन में जिसका थंब होता है उसी का प्लास्टिक का थंब बना करके लोगों ने अटेंडेंस लगानी शुरू कर दी है। अब आप लोगों तक तो पहुंची होगी बात। हाँ, देन इज आइरिस, फेस रिकॉग्निशन। अब ये चीजें ऐसी हैं कि अभी इसको हमें शुरू करना होगा। शायद कॉर्पोरेट जगत ने कहीं कहीं आइरिस रिकॉग्निशन का, या फिर हाईली सोफिस्टिकेटेड सिस्टम जैसे मानो एयरपोर्ट्स हैं, वहां हमने देखा है कि आइरिस रिकॉग्निशन का शुरू किया, लेकिन आम अभी सिस्टम में आइरिस ला नहीं पाए हैं अभी। चाहे उसकी सिस्टम को अभी और डेवलप करना है, या उसके अंदर बजट भी अपने आप में कंस्ट्रेंट है। शायद आइरिस रिकॉग्निशन की एक मशीन मुझे को बता रहा है कि 20,000 रुपए की लगती है। 3500 में आ गई है, फिर तुम जल्दी शुरू कर सकते हैं इसको। Single eye. सिंगल आई। So why is this 20,000? लेकिन अगर हम फेस रिकॉग्निशन को शुरू करेंगे तो शायद मोबाइल इज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट टू गेट इट डन। मोबाइल से बड़ी आसानी से फेस रिकॉग्निशन, तो आजकल हर कोई अपने मोबाइल से अपने फेस रिकॉग्निशन ही खोलता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि दीज आर द फैक्टर्स अंडर एवोल्यूशन, इवॉल्व हो रहे हैं। इस पर अपने को आगे बढ़ना पड़ेगा। अब जब आधार शुरू हुआ, उसमें व्यक्ति की पहचान, पहला काम तो उसकी जो नेशनल आइडेंटिफिकेशन है, राष्ट्रीय पहचान, ये उसकी हर किसी देश को करने की आज आवश्यकता पड़ रही है। क्योंकि एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो होते हैं उसमें बाहर के विदेश के लोग आकर के कुछ ना कुछ गतिविधियां करते हैं। तो देश का नागरिक है कि नहीं है, इसके लिए आधार अपने अपने देश में सबने अपने आइडेंटिफिकेशन के कोड सिस्टम अलग बनाए हुए हैं। आधार ऐसा नहीं कि वर्ल्ड वाइड हर देश के नागरिक एक ही यूआईडी पर जुड़ेंगे, ऐसा तो नहीं है। हर देश का अपना है। तो एक राष्ट्रीय पहचान नागरिक की होना जरूरी है। फिर उसकी स्थानीय पहचान, लोकल आइडेंटिफिकेशन, ये किस स्टेट का है, किस जिले का है, किस गांव का है, इसका एड्रेस क्या है, उसकी आइडेंटिफिकेशन भी जरूरी है। क्योंकि एड्रेस के साथ बहुत सी चीजें जुड़ी हुई हैं। अगर एड्रेस आइडेंटिफाई नहीं हुआ तो बहुत से जो काम गलत अब हो जाएंगे। फिर उसकी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन की ये सिटीजन है, इस सिटीजन का लाभ दूसरा सिटीजन नहीं ले सकता। दो सिटीजन एक जैसे प्रभु की क्रिएचर है, वो नहीं, संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकते हैं। तो हर सिटीजन अलग अलग है। तो उसकी जो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन यूनिक होनी चाहिए, उसका बहुत बड़ा लाभ है। अब यहां जब ये सारा चल रहा था तो हमें 2015 में ध्यान में आया कि अपनी सोसाइटी ये सिटीजन सेंट्रिक नहीं है, बल्कि फैमिली सेंट्रिक है। एक आदमी कमाता है, परिवार के 6 लोग हैं, वो खाते हैं। सब लोग तो कमा भी नहीं सकते, और उसमें बच्चा भी है, उसमें वृद्ध भी है, उसमें असहाय भी है, उसमें बीमार भी है, उसमें सब है। तो इसलिए उसकी जो सारे सिस्टम, अगर गवर्नमेंट को वेलफेयर स्टेट होने के नाते से कोई सिस्टम इवॉल्व करना होगा तो वो एक फैमिली की भी आईडी अलग से होनी चाहिए। हमारे यहाँ पीडीएस सिस्टम में है फैमिली आईडी, लेकिन उसमें भी उतना कंप्लीट नहीं है। केवल जिसको अपने पीडीएस का लाभ लेना है, फ्री राशनिंग, उसके लिए तो उसको उसका उपयोग है, लेकिन सब लोग तो उसमें नहीं आते हैं। हमने उसमें एक शुरू किया प्रारंभ में SRDB, स्टेट रेजिडेंट डाटाबेस। ये 2015 की बात है जब ये बर्थ रजिस्ट्रेशन हमने शुरू किया। उस समय SRDB शुरू किया। बाद में वो करते करते हमारे सिस्टम में ऐसा ध्यान में आया कि कोर्ट्स ने उसको, जो आधार के ऊपर जो चल रहा था मामला, उस आधार के नाते से बहुत से रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, और उसमें कहीं ना कहीं SRDB पर भी उंगली उठ गई। 1-1.5 साल की मेहनत करने के बाद 2016 में हमने या 17 में हमने उसको साइड में कर दिया।
इसके बाद फिर नया परिवार पहचान पत्र ये बनना चाहिए। तो आपने नारा दिया मेरा आधार मेरी पहचान, हमने नारा दिया मेरा परिवार मेरी पहचान। परिवार है उसके साथ पहचान करेंगे। परिवार का टोटल डाटाबेस भी हमारे पास होना चाहिए। मैं हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी उमा शंकर जी का भी इसमें इस सहयोग की बहुत इनके अनुभव की और सहयोग की बड़ी प्रशंसा करूंगा कि इन्होंने बहुत ही जिसको कहना चाहिए नीचे तक ध्यान करके और सारे आईटी सिस्टम को, आईटी मिनिस्टर मुझे बना रखा है अलग बात है, लेकिन कुल मिला के आईटी का मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान तो नहीं है। आई बिलीव इन द सिस्टम कि ये आईटी सिस्टम से बहुत चीजें ठीक की जा सकती हैं, लेकिन आईटी जानने वाले ही लोग करेंगे। फिर हमने एक अपनी इन हाउस टीम तैयार की, क्योंकि अपने आप में जब इसको आउटसोर्सिंग कहीं करेंगे तो लगता है कि ये तो बजट के ऊपर इतना बड़ा प्रभाव पड़ेगा कि बहुत से प्रदेशों ने ऐसा किया और बड़े बड़े बजट उसके ऊपर खर्च कर दिए। हमने कहा नहीं, हम इन हाउस करेंगे। इन हाउस में हमारा खर्च भी नहीं हुआ और जैसा चाहते हैं वैसा ही, यानी अगर ऑन ए फाइन मॉर्निंग हमारे दिमाग में कोई विचार आता कि ये नई चीज होनी चाहिए तो हम तुरंत बैठ करके उसके ऊपर विचार कर लेते हैं कि इसको आगे बढ़ाओ। परिवार पहचान पत्र इवॉल्व हो गया। इसमें भी 3.5-4 साल का ये मेहनत है कि 4 साल में आज हम परिवार पहचान पत्र पर आए हैं। 70 लाख के लगभग परिवार हैं, 2,60,00,000 से ऊपर आबादी के उसमें रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। सभी अभी पूरा नहीं हुआ, शायद 97-90 कितने % हो गया होगा, 93% स्टिल, 7% रिमेनिंग। बहुत लोग जैसा जो चाहते हैं हम तो नहीं बनवाते अपना परिवार पहचान पत्र, बंधन तो है नहीं, एज लाइक एन आधार you cannot compel the person or family to get it registered in a परिवार पहचान पत्र also। लेकिन जब भी कोई सर्विस जिसको चाहिए वो हमने मैंडेटरी किया कि अभी, हालांकि आपने तो ये कहा कि कोई मैंडेटरी नहीं हो सकता, कोर्ट कल को कहे कि नहीं सर्विस आप दे सकते हैं। सर्विस देना अलग बात है, लेकिन कंसेशन देना ये अलग बात है। अगर हम वेलफेयर स्टेट के नाते कंसेशन किसी को किसी बात की देंगे उस पर तो हम आधार ले ही सकते हैं, अदरवाइज ही वुड नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर कंसेशन। वेलफेयर स्टेट में कंसेशन देना अलग चीज है, सर्विस देना अलग चीज है। सर्विस ऑफ ड्यूटी, कंसेशन इज अ वेलफेयर सिस्टम कि हम किसी को 100 रुपए की चीज हम चाहते हैं कि इसको गरीब आदमी है, इसको हम 25 रुपए में देंगे या 50 में देंगे, तो हम उसकी आइडेंटिफिकेशन जरूरी है कि इस परिवार के अंदर जो हम इसको चाहते हैं कि गरीब है या बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो उसका रजिस्ट्रेशन इसलिए जरूरी है कि घोस्ट बेनिफिट तो ना हो। तो घोस्ट बेनिफिट को रोकने के लिए हर परिवार का एक सिस्टम जानना चाहिए। हमने उसमें डाटा रखना शुरू किया, सिंपल मेंबर्स, उनके डेट ऑफ बर्थ, उनका व्यवसाय क्या है, पढ़ाई क्या है, ये सब है। साथ में इनकम कितनी है परिवार की, तो इस इनकम का एक बहुत बड़ा कंसेप्ट, हालांकि इनकम टैक्स के अलावा, डिपार्टमेंट के अलावा कोई इनकम पूछ नहीं सकता, लेकिन हमने कोशिश किया कि थ्रू सो मेनी सोर्सेज हम उस इनकम को जनरेट कर सके, प्राप्त कर सके। पहले दूसरे से पूछेंगे, डिक्लेयर करेगा, जो करना चाहे करे, नहीं करना चाहे नहीं करे, बट देयर आर सो मेनी सोर्सेज। इस मामले तो हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी अप्रोच किया और दे आर वेरी काइंड एनफ कि हाँ जिसकी आपको चाहिए, जो ऐसे लोग हैं जिनको आपको लगता है कि इनकम कम है, उसकी ऑथेंटिकेशन, हालांकि वहाँ भी कैसी इनकम कितना भरते हैं कितना नहीं करते हैं वो हम सब जानते हैं, लेकिन तो ऑथेंटिक इनकम है तो सही ना, इससे कम तो नहीं होगी, होगी तो इससे ज्यादा होगी। तो जो मिनिमम इनकम ग्रुप वाले लोगों की पहचान, अब सैलरीड क्लास है वो सारा हमको मिलता है, फार्मर है, कितनी जमीन है वो हमको मिलता है। फिर एक्सपेंडिचर वाइज एक्सपेंडिचर कौन क्या करता है इससे भी अनुमान लग सकता है। अब किसी का घर है और वो घर में 4 AC लगाए हुए हैं और 5-6 हज़ार रुपया महीने का उसका बिल आता है और वो कहे कि मेरी एनुअल इनकम 1 लाख रुपया है, हाउ वी कैन बिलीव कि 60,000 साल का तो बिजली का बिल भरता है, तो वो कहता मेरी साल की इनकम ही 1 लाख रुपया है, हाउ इट इज पॉसिबल। तो उसके पैरामीटर्स सब अपने बने हुए हैं। लाइक दैट हमने इनकम की वेरिफिकेशन का एक पूरा अभियान चलाया। अकॉर्डिंगली उसके अंदर हमने फिर BPL के सिस्टम को भी बदला। अभी तक बाकी प्रदेशों में क्या है मालूम नहीं, कि हमारे यहाँ 1,20,000 रुपया एनुअल इनकम का आदमी BPL से नीचे माना जाता था। हमने उसको रेज किया 1,80,000 कर दिया और उसके ग्रुप्स बनाए कि इस ग्रुप के आधार पर ये कंसेशन सरकारी हमको देंगे और वो शुरू कर दी है। और जो घोस्ट बेनिफिशरीज हैं उनकी भी हमने 37 लाख ट्रांजैक्शंस को रोका है।
या डुप्लीकेसी थी या व्यक्ति उपस्थिति नहीं है फिर भी उसके नाम से ओल्ड एज पेंशन जा रही है, व्यक्ति भगवान को प्यारा हो चुका, तो हजारों की संख्या में ऐसी पेंशन कटी है। विधवा पेंशन ले रही, विधवा है नहीं, अब वो बेशर्मी की हद तो कोई होती ही है, विधवा नहीं है, शादीशुदा लेकिन विधवा करके पेंशन ले रही है। अब एक कुछ केस ऐसे भी आया कि विधवा तो हो गई थी लेकिन बाद में रीमैरिज करा ली, रीमैरिज का पेंशन कटवाई नहीं। तो ऐसे बहुत उदाहरण मिले हैं। और फिर डीबीटी का सारा सिस्टम, इसको भी हमने, इवन किसानों की पेमेंट, सबसे पहले हरियाणा ही था जिसने फुल पेमेंट किसानों की उनके अकाउंट्स में जाएगी, डीबीटी बहुत विरोध हुआ। यानी हमारे आड़ती बाकी सब जो ऐसे लोग थे जो इसमें से बेनिफिट लेते थे, कैश पेमेंट देते थे, तो उसको रोक दिया हमने और डीबीटी के माध्यम से भी हजारों करोड़ रुपया एनुअली हम उसमें सीधा देते हैं। और ये सारे सिस्टम से जो अनुमान है हमारा, हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट बताते हैं कि 1200 करोड़ रुपया एनुअली हमको बच रहा है इन हरियाणा ओनली। तो ये सारे सिस्टम जो हमने तैयार किए हैं, इसमें पूरे हमारे जितने भी आईटी डिपार्टमेंट या एनआईसी या और जो डिपार्टमेंट है उनका सबका अपना एक लाभ है। और आगे आगे कल्याणकारी योजनाएं जितनी भी स्कीम्स हैं उनको हम उसके साथ जोड़ रहे हैं। हमारी जैसे सेंट्रल पोर्टल पर तो 73 स्कीम्स को किया है, हमने स्टेट की स्कीम्स भी जोड़ी हैं। 150 स्कीम्स जितनी हैं योजनाएं, उसका सीधा लाभ ये आधार के ऊपर ही निर्भर है। आधार नहीं, परिवार पहचान पत्र, आधार उसमें ऑटोमेटिकली आ जाता है। जो भी कोई किसी का परिवार पहचान पत्र है उनका आधार ऑलरेडी है उसके अंदर, जिसका आधार भी नहीं बना है शायद उसका परिवार पहचान पत्र बना भी नहीं रहे। क्यों? बच्चों को छोड़कर। हाँ, बच्चों का तो रजिस्ट्रेशन एट बर्थ ये हमारा चल रहा है। रजिस्ट्रेशन के 1 साल के अंदर अंदर उसका आधार बनाना होता है। जो परसेंटेज 27% कम आ रहे हैं 0 to 5, वो 1 साल से छोटे बच्चे ही होंगे मुझे लगता है। क्यों? 1 साल के अंदर तो उसका आधार बना ही देते हैं। शुरू में पहले साल में छूट है कि भाई केवल रजिस्ट्रेशन करा लो, आधार जो है विद इन 1 ईयर एनी टाइम यू कैन डू इट। और डेथ रजिस्ट्रेशन भी हमने मोर और लेस इसको काफी कंट्रोल कर लिया है। अब इसके ऊपर एक्ट तो हमारा कोई नहीं है, लेकिन अब हम डेथ रजिस्ट्रेशन भी रियल टाइम पर शमशान घाट, कब्रिस्तान, वहां के लोगों को जोड़ करके इंफॉर्मेशन दी है। कुछ स्कीम्स और बना रहे हैं कि इसको भी 100% कर सकें। जब डेथ और बर्थ और डेथ दोनों यानी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी टू द ऑप्टिमम लेवल, तो हम रियल टाइम पॉपुलेशन ये भी बता सकते हैं। वरना तो हमारा सेंसस 10 साल में एक बार होता है और 10 साल के बाद फिर हम उसको करते रहते हैं कि ये इसका हमारा प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन। और इस बार तो 10 साल बाद भी नहीं हो पाया कोविड के कारण से। 2 more years है गॉन के भी हम सेंसस नहीं करा पाए। लेकिन हम अपने हरियाणा का, हाँ, जो 6-7% अभी परिवारों ने नहीं किया उतना ही उसमें जोड़ना होगा और वो लगातार उस परसेंटेज उसकी भी वही बढ़ेगी जो बाकियों की बढ़ेगी। इसलिए रियल टाइम पॉपुलेशन का भी हम इसमें सिस्टम अपना बना सकते हैं। एक इसके अंदर हमने वो जो मैरिज रजिस्ट्रेशन है वो भी हम कुछ प्रभावी करने जा रहे हैं कि मैरिज होते ही फैमिली की स्ट्रक्चर बदल जाती है। मैरिज होने के बाद या तो पति पत्नी दोनों अलग रहेंगे, नहीं तो पत्नी पति के घर जाएगी, तो मेंबर्स इधर से उधर शिफ्ट हो जाएंगे। और इसके बाद एक जो और हमारे लिए चैलेंज है वो माइग्रेशन, माइग्रेशन फ्रॉम हरियाणा टू अदर स्टेट और अदर स्टेट टू हरियाणा। इसमें हमने क्या किया है कि टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन अप टिल 5 years फ्रॉम द डेट ही कम्स और रजिस्टर तक 5 साल के बाद उसको फिर स्थायी परिवार पहचान पत्र देंगे। और अगर परिवार पहचान पत्र, जैसा हमको जानकारी है कि बाकी प्रदेश भी इस पर अध्ययन करने लग गए हैं, और अगर बाकी सारे देश भर में परिवार पहचान पत्र की सिस्टम बनता है फिर उसमें कठिनाई नहीं होगी कि हर एक टेम्परेरी जो रेजिडेंट यहाँ है अभी आया है तो उसका परिवार पहचान पत्र उस स्टेट में क्या होगा, तो उसका वो भी हम कर सकते हैं। अल्टीमेटली गोल ये है कि कल्याणकारी सरकार हर किसी परिवार को उसकी आवश्यकता के हिसाब से योजना का लाभ पहुंचा सके, लेकिन पहुंचाते समय पात्र और अपात्र, डिजर्विंग नॉन डिजर्विंग, इसकी पहचान अच्छे से कर सके। तो हम अपने जो सीमित साधन होते हैं, क्योंकि सरकार के साधन इतने अनलिमिटेड नहीं है, सीमित साधन है, सीमित साधनों में भी जिसको मिल जाए, जिसको मिलना है उसको मिल जाए, जिसको जो पात्र नहीं है वो उधर न बढ़े,
थोड़ा कठिन काम जरूर है ये कि सच जो नहीं बोलना चाहता उसको भी मजबूर करो कि सच बोलो। अब अभी तक तो सिस्टम है कि दो कारणों से लोग सच बोलते हैं वरना झूठ ही बोलते हैं। एक कारण जो भगवान से डरते हैं कि नहीं झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है, झूठ बोलेंगे तो पाप लगेगा, वो है कुछ एक श्रेणी एक है। और एक जो कानून से डरते हैं कि झूठ बोलेंगे तो दंड मिलेगा, सच बोलना ही पड़ेगा। लेकिन हम एक तीसरा सिस्टम जो खड़ा कर रहे हैं थ्रू आधार टू पीपीपी, कि अब झूठ बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे, और पकड़े जाएंगे तो लोक लाज खराब हो जाएगी। एक समय ऐसा था हरियाणा में एक प्रयोग किया गया था पिछली सरकारों में, कि बीपीएल के जो लोग थे जिन्होंने बीपीएल कार्ड बनवाया उनके गेट के ऊपर एक बोर्ड लगा दिया बीपीएल फैमिली, और उसके बाद तहलका मच गया कि बोर्ड उतार दो नहीं तो हमारे बच्चों की शादी कोई नहीं करेगा। उन्हें बीपीएल आप कार्ड कटा लो, बीपीएल हटा देते हैं। कुल मिला के वो ज्यादा कंटिन्यू नहीं रख सके, लेकिन लोग लाज से भी डरते हैं। लोग बहुत से लोग ऐसे होते हैं झूठ तो बोल जाएंगे, बेनिफिट ले लेंगे, लोगों को नहीं पता लगना चाहिए। लेकिन लोगों को पता लगने की बात ये आ गई क्योंकि ओपन हो जाएगा ये, इसके बाद लोग थोड़ा सच बोलने का प्रयत्न करेंगे। हमने समाज को, सोसाइटी को भी सुधारना है, ठीक करना है। अल्टीमेटली ये उन्हीं चीज़ों के लिए चाहे आधार है, चाहे परिवार पहचान पत्र, ये किए जा रहे हैं। और हरियाणा बहुत चीज़ें कर रहा है, लेकिन फिर भी हमको बहुत सी सहायता केंद्र की जरूरत होती है। हम समय समय पर कहते रहते हैं। जैसे हमने एक विषय उठाया था डेटा शेयरिंग का, कि सेंट्रल स्कीम का जो डाटा पहले इकट्ठा होता था वो शेयर नहीं किया जाता था। लेकिन मैं आभारी हूँ हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे विभाग जिन्होंने डाटा शेयरिंग शुरू कर दिया है। और डाटा शेयरिंग करेंगे तो स्टेट्स और सेंटर मिल करके और जो स्कीमों का लाभ जनता को दे सकते हैं वो एक अच्छे प्रकार से दे पाएंगे। हमने जैसे राशन कार्ड है वो सारा परिवार पहचान पत्र से जोड़ दिया है। ओल्ड एज पेंशन, ऑटोमेटिक पेंशन, कि व्यक्ति 60 साल का हुआ नहीं, क्योंकि हमारे पास डेट ऑफ बर्थ जो है ऑथेंटिक हमने कर ली है सब, खास करके ऐसा एज ग्रुप जो जल्दी 60 साल का होने वाला है। बाकी भी करनी है, 100% तो नहीं हुई, लेकिन जो 60 साल से जैसे होगा, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट केवल एक कंसेंट लेटर लिखवाएंगे, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट मंथ से उसको 2,500 रुपये पेंशन बैंक में जानी शुरू हो जाएगी। कोई उसके लिए और दस्तावेज कोई जरूरत नहीं है। इसी प्रकार हमने सर्टिफिकेट्स, यानी ओल्ड या हमारा कास्ट सर्टिफिकेट है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है जो वेरीफाइड है, उनका ऑटोमेटिकली जाना शुरू हो गया। अब किसी को किसी जगह आना जाना नहीं पड़ता। बाकी रजिस्ट्रेशन और वो सारी चीज़ें तो हम बताई हैं कि लैंड का रजिस्ट्रेशन है, और जो केवाईसी के माध्यम से जितनी सर्विसेज है वो तो सबको मिल ही रही हैं। एक कुछ स्कीम्स हमने चलाई, वो भी हमारे परिवार पहचान पत्र के ऊपर ही निर्भर हुई हैं, कि जिसमें इनकम वेरिफिकेशन के बाद जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है, हमने ऐसे परिवार छांटे और मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, ये योजना बनाई। और पूरे प्रदेश में लगभग 350 डेज का एक रोजगार मेले ये हमने लगाए। हर परिवार से, ऐसे परिवारों से एक व्यक्ति को बुला करके वो क्या रोजगार कर सकता है, बैंक ने भी सहयोग किया, डिपार्टमेंट ने सहायता की। लगभग 30,000 लोगों को पिछले 1 साल में हम इसमें रोजगार दे पाए हैं। टारगेट हमारा अभी शेष है, लेकिन ऐसे परिवार पहचान करके कि एक व्यक्ति के घर में 8,000 रुपये की भी अगर इनकम नहीं है महीने की, तो अपने परिवार को कैसे वो चलाएगा, उसका रोजगार बढ़ा करके तो उसको कैसे हम 1,80,000 से इस सर्किट से बाहर कर सकते हैं, ऊपर ला सकते हैं। ऐसे ही मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, इसमें भी हमने इसी आधार पर कि जो 1,80,000 रुपये तक के परिवार हैं, लगभग ये हमारे 27-28 लाख परिवार हैं 1,80,000 से नीचे के, ऐसे सब लोगों के लिए 6,000 रुपये हमने रिजर्व किया है टू पे द प्रीमियम फॉर सेंट्रल स्कीम्स। सेंट्रल स्कीम्स बहुत है, लेकिन उसमें प्रीमियम जो है वो एक कंपल्सरी किया गया है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा बीमा योजना, या फिर किसानों के लिए फसल बीमा योजना, इस सब में किसान को या जो बेनिफिशियरी है उसको अपना एक प्रीमियम देना पड़ता। आदत नहीं है, स्वभाव नहीं है। 12 रुपये साल का भी कोई देता नहीं है। और वो स्कीम हमारी इसी कारण से
टेक ऑफ नहीं कर पाई। हमने कहा कि नहीं, ये स्कीमों का जितना प्रीमियम है 6,000 का पर फैमिली हरियाणा सरकार देगी, और उसमें बहुत चीज़ें शुरू हो गई है, वो हमारा डाटा काफी सुधरने लग गया है। तो ये स्कीम भी केवल इस परिवार पहचान पत्र के कारण से ही ये संभव हो पाई है। रोजगार के नाते भी हम बहुत सी स्कीमें जो बना रहे हैं कि रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे मिले, वो भी इसी पहचान के माध्यम से ये सब हम कर रहे हैं। तो मेरा तो इतना ही निवेदन है कि इस सारे सिस्टम को फुल प्रूफ बनाने के लिए, चाहे हमारा बायोमेट्रिक्स है, चाहे हमारी ऑथेंटिकेशन के और सिस्टम है, एक विचार मेरे मन में आ रहा था, क्या हम वॉइस रिकॉग्निशन ऐसा ऑपरेटर से बना सकते हैं क्या, आदमी बोले तो पता लग जाए कि वही आदमी है। उसमें भी फीचर्स तो होते ही वॉइस में, हर आदमी की वॉइस भी अलग ही होती है, लगभग फोन से सुनने के बाद ही पता लग रहा है कि कौन बोल रहा है। तो इसलिए ऐसा सिस्टम भी अगर इवॉल्व हो सके, इट्स अ न्यू आइडिया कमिंग फॉर दिस पर्पस। तो मैं तो आज इतना ही कहूंगा कि इस प्रकार के सेमिनार जो आज ये किए जा रहे हैं, इसमें हम जो काम करने वाले हैं सारे क्षेत्र में, हमें तो इस सारे विषय की जानकारी हो ही रही है। इसको और आगे प्रदेश में हम ज़्यादा बढ़ाने का भी एक संकल्प लेंगे कि हमारे डिपार्टमेंट सभी जनता को जागरूक करें। अल्टीमेटली तो इट्स फॉर द पीपल टू यूज द टेक्नोलॉजी, वो इसको कैसे उपयोग करते हैं और इसमें रजिस्ट्रेशन भी 100% कैसे हो जाए, उसका बेनिफिट हम सरकार के नाते हम देंगे, संस्थाएं भी देंगी, बैंक्स भी देंगे, बाकी सब करेंगे। इस प्रकार का एक अच्छा प्रयास आपने किया, आपका बहुत बहुत आभार। UID का मैं धन्यवाद करता हूँ कि इस प्रोग्राम को आप यहाँ कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।